हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 28 है, जिसमें हम कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 391, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए दो तरह की पॉलिसी होती हैं। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन यूज़ करता है? जो भी सारे के सारे तरीके टूल्स हमारा सेंट्रल बैंक और यू कैन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करता है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, उनको क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। और जो गवर्नमेंट यूज़ करती है उनको क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। जो मेजर किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो टूल यूज करता है उनको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। और गवर्नमेंट जो यूज करती है उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्वांटिटेटिव मेजर एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर में आपका बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। बिसाइड दिस इसमें आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी ऐड कर सकती हैं। रिवर्स रेपो रेट। और क्वालिटेटिव मेजर में रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सक्सेशन, डायरेक्ट एक्शन, रेगुलेशन इन कंज्यूमर क्रेडिट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ये सारे जो है क्वालिटी वाले मेजरमेंट है। सबका पॉसिबल नहीं है मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं, पूरा लेक्चर उसी में 1 घंटा हो जाएगा। तो मैं मेन चीज़ आपको बता रही हूँ इसमें से। बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट पर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। और ये रेट सारी कौन डिसाइड करता है? सारी की सारी रेट को आरबीआई खुद डिसाइड करता है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुद इनका डिसीजन लेता है कि ये रेट कितनी होंगी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई बैंक रेट और रेपो रेट का मीनिंग एक ही है कि वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट की नीड को फुलफिल करती है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म क्रेडिट की नीड को फुलफिल करती है। रेपो रेट के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की नीड होती है, बैंक रेट के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की नीड नहीं होती। यानी कि रेपो रेट की कंडीशन में जो सिक्योरिटीज होती हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या आरबीआई की कोई भी सिक्योरिटी या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास क्या करनी पड़ती है? एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उनको डिपॉजिट करना पड़ता है। बैंक रेट में ऐसा नहीं है। रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से लेसर होती है, ठीक है। बैंक रेट डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है बहुत सारी चीज़ों को इकोनॉमी में, रेपो रेट डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है। रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल एंड परचेज ऑफ securities by the central bank. Cash reserve ratio you can say CRR is the percentage of deposit with the commercial bank which they keep with RBI. अपने टोटल डिपॉजिट का, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, अपने टोटल डिपॉजिट का जितना परसेंटेज आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट करना पड़ता है एज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, वो क्या है? CRR। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है? SLR मीन्स जो रिमेनिंग डिपॉजिट है, यानी कि CRR के थ्रू आरबीआई के पास डिपॉजिट करने के बाद जो रिमेनिंग डिपॉजिट है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? SLR। क्लियर है? इसके अलावा किसी पे भी आपको अगर रिक्वायरमेंट होगी एक्सप्लेनेशन की तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताइए, मैं सेपरेटली मॉनेटरी और फिस्कल के ऊपर एक अलग से लेक्चर बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगी। नाउ कम एट आवर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी है? यस।
रेपो रेट, यस। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस। डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं है। ये कैसा है? ये आपका फिस्कल पॉलिसी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? गवर्नमेंट को जब पैसे की नीड होती है तो आरबीआई क्या करता है, नए नोट छापकर उसकी उस नीड को फुलफिल करता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। देखिए, नोट प्रिंट करने के लिए उसके लिए रिजर्व बैंक के पास जो रिजर्व है वो मेंटेन करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज, या कुछ भी प्रीसियस ऐसी चीजें जिसकी इंटरनेशनली वैल्यू है, ऐसी चीजें एज अ रिजर्व रख के उतनी उसका एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, उतने परसेंट की करेंसी इशू की जाती है। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग में गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो उतनी वैल्यू का रिजर्व जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देगी। तो गवर्नमेंट की नीड को फुलफिल करने के लिए आरबीआई नए नोट प्रिंट करके उनको देता है। दैट ऑप्शन इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजर है। अगर ये लंबे पीरियड तक किसी इकोनॉमी में सस्टेन कर गया तो इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए ही किसी भी इकोनॉमी में यूज़ करते हैं। और किस में यूज़ करते हैं? ये फिस्कल पॉलिसी के अंडर। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392। डेफिसिट बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। अभी हम पीछे डिस्कस किया, डेफिसिट बजट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी में मेनली 3 कैटेगरी आती हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितने भी डेवलपमेंट के काम है जहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, डैम बना रही है, कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुछ भी है, रोड्स बना रही है, फ्लाईओवर बना रही है, कुछ भी जहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करती है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, टैक्सेशन, कस्टम ड्यूटीज, जहाँ से भी जीएसटी, वो सब क्या है? गवर्नमेंट रेवेन्यू। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मीनिंग आपको मैंने बता ही दिया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393। टू प्रिंट वाउचर फ्रॉम टैली वी नीड टू प्रेस। ये क्वेश्चन मैंने ये भी कंसीडर किया है, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है टैली के कुछ बेसिक कमांड को लेके भी आ जाए, मतलब ये मुझे पोटेंशियल लगता है। टू प्रिंट वाउचर फ्रॉम टैली वी नीड टू प्रेस। अगर आपको वाउचर प्रिंट करना है टैली से तो कौन सी कमांड को प्रेस करोगे? कंट्रोल पी, कंट्रोल एम, शिफ्ट पी, अल्ट पी। तो क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस पी। क्लियर है? यानी कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कुछ और कमांड्स देख लेते हैं हम। कंट्रोल प्लस एम का मतलब क्या है? स्विच टू मेन एरिया ऑफ स्क्रीन। देन ऑल्ट प्लस पी का मतलब बता ही दिया, प्रिंट वाउचर और रिपोर्ट फ्रॉम टैली। देन ऑल्ट प्लस डी, डिलीट अ वाउचर। ऑल्ट प्लस आई, इंसर्ट अ वाउचर। ऑल्ट प्लस एम, ईमेल रिपोर्ट। ऑल्ट प्लस जेड, जूम। कंट्रोल प्लस एन, स्विच टू कैलकुलेटर। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी, कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम टैली। कंट्रोल प्लस टी, मेक एनी वाउचर एज पोस्ट डेटेड वाउचर। कंट्रोल क्यू, क्विट फ्रॉम टैली। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप 2-4 और भी ऐड कर सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन कुछ बेसिक आपको कमांड टैली की भी पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394। मेथड यूज टू कंप्यूट एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डेटा इज कंसिडर्ड एज। देखिए, जो सेंट्रल वैल्यू हैं उनको क्या कहा जाता है? सेंट्रल वैल्यू और एवरेज को कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है आपका मीन और यू कैन से अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है आपका मीडियन। देन इसके बाद आता है आपका मोड। देन इसमें क्या आता है? आपका हार्मोनिक मीन। देन इसमें आपका आता है ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या है? आपकी एवरेज, सेंट्रल वैल्यू और यू कैन से मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपसे ही पूछा है कलेक्टेड डेटा का अगर एवरेज और सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो कौन सा मेजरमेंट यूज करोगे? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395।
If mean of percentage rates and ratio is to be calculated, then central tendency measure which must be used in this situation. अभी मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग ही बता दिया, उसके हिसाब से आप इसमें यूज करेंगे. मीन ऑफ परसेंटेज रेट्स एंड रेशियो के लिए क्या यूज करेंगे? वेटेड अर्थमेटिक मीन, पेयर्ड अर्थमेटिक मीन, नॉन पेयर अर्थमेटिक मीन, स्क्वायर ऑफ अर्थमेटिक मीन. देखिए, अगर परसेंटेज रेट्स एंड रेशियो की बात करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट कौन देता है? वेटेड अर्थमेटिक मीन. मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 396. द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन टू कंपेयर बिटवीन टू कॉलेज यूनिवर्सिटी रिजल्ट. डिस्पर्जन में क्या आता है? क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सब क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन. अगर आपको दो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट को कंपेयर करना है तो उसके लिए जो बेस्ट मेजरमेंट यूनिट है वो क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको शॉर्ट में हम सीवी भी कहते हैं. सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100. और फंडा क्या होता है? अगर सीवी जो है वो होता है लेस, अगर दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को, जितने भी आप कंपेयर कर रहे हो उनमें से जिसका सीवी लेस होगा वो क्या होगा? वो होगा लेस वेरिएबल और मोर कंसिस्टेंट. यानी कि उसमें वेरिएबिलिटी लेस होगी और कंसिस्टेंसी क्या होगी? मोर होगी. जिसका सीवी मोर होगा वाइस वर्सा, उसमें उल्टा हो जाएगा. उस सिचुएशन में क्या होगा? मोर वेरिएबल, यानी कि चेंज होने के चांसेस, वेरिएबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे और कंसिस्टेंसी उसमें क्या रहेगी? लेस रहेगी. क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 397. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर ऑब्टेन बाय. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा? पास्चे फॉर्मूले से, फिशर आइडल फॉर्मूले से, मार्शल एजविथ फॉर्मूले से, फैमिली बजट मेथड फॉर्मूले से. जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो किससे किया जाएगा कैलकुलेट? पास्चे फॉर्मूले से. पासे का जो फॉर्मूला है, पासे का फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100. इट मीन्स करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइस इंटू बेस ईयर क्वांटिटी. और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी यही बेस्ट मेजरमेंट माना जाता है अगर इनमें से हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. Then moving on the next question, question number 398. Which among the following is the method to estimate the poverty line in India? इंडिया में जो poverty line मेथड अडॉप्ट किया जाता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट मेथड यूज करते हैं, कैपिटल, ह्यूमन, इनकम. तो क्या यूज करते हैं? इनकम. इनकम का क्राइटेरिया अप्लाई करके डिसाइड किया जाता है कौन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कौन पॉवर्टी लाइन पर है, कौन पॉवर्टी लाइन से ऊपर है. Option number 4 is the right answer. Now moving on the next question, question number 399. NABARD was established on the recommendation of. NABARD कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से बना था? शिवरमन कमेटी. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. नाबार्ड जो है एस्टेब्लिश हुआ था बाय एक्ट 61 1981 ऑफ पार्लियामेंट. और कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में. ठीक है. और इसकी फुल फॉर्म वी ऑलरेडी डिस्कस मैनी टाइम, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. और इसमें नाबार्ड एक्ट 1981 अप्लाई हुआ था. ठीक है. ये क्या करता है? इट लुक आफ्टर क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज की क्रेडिट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करता है. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो हैं गोविंदा राजुलू. और इसके ओनर क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ
India. Moving on the next question, question number 400. Seasonal unemployment refers to, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एग्रीकल्चर और बैंक। सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स छिपी हुई बेरोजगारी। जहाँ पे 2 लोगों की नीड है वहाँ पे उससे ज़्यादा लोग 4, 6, 8, जहाँ पे 2 जनों से काम चल सकता है वहाँ पे उससे ज़्यादा लोग काम में लगे हुए हैं। देखने में लगता है कि इन लोगों के पास काम है, लेकिन वो अननेसेसरी 2 लोगों के काम में 4-6 लोग जुटे हुए हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और छिपी हुई बेरोजगारी। ये ज़्यादातर कहाँ होती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 401. Which one of the following is related with भारत निर्माण स्कीम? पहले समझ लेते हैं भारत निर्माण स्कीम है क्या एक्चुअली। भारत निर्माण was launched by the government of India in 2005. Bharat Nirman plan has the objective of the all-round development of rural area, such as development of roads, system of transportations under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, development of irrigation facilities, development of telecommunication, development of rural water supply, construction of rural। ठीक है, तो ये यानी कि रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में सड़कों से रिलेटेड, वहाँ पे सिंचाई से रिलेटेड, वहाँ पे संचार से रिलेटेड, पीने का साफ पानी उपलब्ध हो सके, उसके लिए भारत निर्माण लॉन्च किया गया था 2005 में। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इन्होंने कहा कि किससे रिलेटेड है भारत निर्माण? फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड सेल्फ सफिशिएंसी, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि ये इरिगेशन से, सड़कों से, पानी की सप्लाई से, यानी कि किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 402. विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव फार्मिंग? अगेन पहले अल्टरनेटिव फार्मिंग समझ लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन चूज करने में इजी रहे। अल्टरनेटिव फार्मिंग इंक्लूड्स यूजिंग एनिमल एंड ग्रीन मैन्यूर रेदर देन केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि एनिमल का या ग्रीन मैन्यूर, हरी पत्तियों से, सब्जियों से बना हुआ मैन्यूर यूज करना है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यूज करनी है, केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करने हैं। रिड्यूस टिलेज, क्रॉप रोटेशन, जेनेटिकली इम्प्रूव क्रॉप्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव फार्मिंग, यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन होता है, नोट पूछा है क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, जेनेटिकली इम्प्रूव क्रॉप्स यस, नो यूज ऑफ एनिमल एंड ग्रीन मैन्यूर। अल्टरनेटिव फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में एनिमल और ग्रीन मैन्यूर यूज होता है, ये कह रहा है नो यूज, तो उसने भी नोट पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Clear? Now moving on the next question, question number 403. Brown Revolution is concerned with, Brown Revolution किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम नहीं है इससे। फिश से रिलेटेड ब्लू रेवोल्यूशन है। फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ब्राउन है, और फ्रूट वेजिटेबल प्रोडक्शन, हनी, उससे रिलेटेड कौन सी होती है? हनी प्रोडक्शन, इन सबसे गोल्डन रेवोल्यूशन। तो हमसे ब्राउन पूछा था, तो अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 404. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इनिशिएटिव? ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट की बात हो रही है, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारा एडवांस उसमें एड ऑन हो गया है। एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड है, कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से। पहली का मोटो क्या था? एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जो मनी लेंडर्स हैं, जो मनमाने तरीके से
किसानों से ब्याज वसूल करते थे, उन चीज़ों को ख़त्म करना, उससे किसानों को राहत दिलाना फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट का मोटो था। उसके बाद तो फिर एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉटेज इंडस्ट्री, उन सब में भी वो हेल्प करती हैं। The cooperative movement in India plays crucial role in agriculture sector, banking and housing. The country has network of cooperatives at the local, regional and state and national level that assist in agricultural credit and marketing. Clear है? लेकिन यहाँ से फर्स्ट पूछा था इसलिए हमने क्या चूज किया, एग्रीकल्चर क्रेडिट, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Moving on the next question, question number 405. Consider the following statement, identify the right one. यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट गिवन है, तो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ लेते हैं, देन डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग एंड नर्चरिंग क्रॉप्स विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक बेस्ड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, यानी कि वही ग्रीन मैन्यूर यूज करना है और एनिमल मैन्यूर। इट रिलाइज ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस एग्रीकल्चर प्रिंसिपल लाइक क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्यूर, ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, मिनरल्स एंड रॉक एडिटिव, यानी कि सारे नेचुरल चीजें यूज करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेक्स यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड fertilizers if they are considered natural and avoid the use of various petrochemical fertilizer and pesticide, यानी कि जो हार्मफुल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स है उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं किया जाता। अब पहली स्टेटमेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड, ट्रू है ये। दूसरी है Organic farming can over a period of time reverse soil degradation and improve soil health, क्योंकि क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि एक ही क्रॉप को बार बार एक ही मिट्टी में ग्रो नहीं करते, एक ही सॉइल में ग्रो नहीं करते हैं, बदल के करते हैं। बदल के करने से क्या होता है कि एक क्रॉप ग्रो किया तो दूसरे क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट है वो उसमें जनरेट हो जाते हैं, फिर दूसरी क्रॉप का नंबर आता है तो जो पहले क्रॉप ग्रो की थी उसके लिए न्यूट्रिएंट उसमें जनरेट हो जाते हैं। तो इसमें क्रॉप रोटेशन से उसको कंजर्व करने में हेल्प मिलती है। तो दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंसर्न में क्या है, करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बोथ इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 406, विच एक्ट वाज रिप्लेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से किस एक्ट को रिप्लेस किया गया था, MRTP, और जो फीमा है उसको रिप्लेस किया गया था फेरा, यानी कि फेरा को खत्म करके नया एक्ट बना फीमा और MRTP को खत्म करके बना कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। शॉर्ट में इनको डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में होते क्या है। MRTP क्या होता है, मोनोपोलिस्ट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसको हम MRTP भी कहते हैं। 1969 हमारा ये एक्ट था जिसको कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से रिप्लेस कर दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2009। सी MRTP में क्या होता था, जिनकी जो नेट वर्थ है, जो एसेट्स है 100 करोड़ से अगर ज़्यादा हो जाती थी तो उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी कि अगर ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते जाएं, बहुत सारी कंपनीज को टेक ओवर और अपनी कंपनी में मर्ज करते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, मार्केट फ्री नहीं रहेगी और वो मार्केट को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज़ से बचाने के लिए मोनोपोलिस्ट एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 लाया गया था। फिर अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इकोनॉमी डायनामिक है, तो करंट सिनेरियो की डिमांड के ऊपर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 बनाया गया है और जिसको अप्लाई किया गया 1 सितंबर 2009 से। इसका मोटो भी फेयर बिजनेस प्रैक्टिस और मोनोपोली को रिस्ट्रिक्टेड करना ही है। देन फेमा, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 था, जो कि किसको रिप्लेस करके बनाया गया है, इट रिप्लेस द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा को चेंज करके क्या बनाया गया, फीमा। इनका एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में डील करना है
और जो पोटा है, पोटा क्या होता है? द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 was an act passed by the Parliament of India in 2002 with the objective of strengthening anti-terrorism operation. ठीक है ना, जो टेररिज्म अटैक वगैरह होता है उससे रिलेटेड लॉ इसमें बनाई गई। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कंपटीशन एक्ट किसको रिप्लेस करके बनाया गया है, तो एमआरटीपी। और फेमा किसको रिप्लेस करके बनाया गया है? फेरा को रिप्लेस करके, यानी पुराना फेरा था और आज की डेट में क्या है? फेमा। क्लियर? हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 407। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ओन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट सेक्टर कॉर्पोरेशन कब बनाया गया था? 23 अगस्त 1996 को। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा इन्फो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका ये गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन पहली बार 23 अगस्त 1996 को बनाया गया था फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन रिकंस्ट्रक्ट किया गया 24 जुलाई 2001 को फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर। देन 2001 में वाजपेयी सर की गवर्नमेंट के टाइम पे अपग्रेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट टू अ फुल फ्लेज मिनिस्ट्री, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री बना दिया गया। बट 2004 में जब मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने क्या कर दिया गया, इसको मिनिस्ट्री को मर्ज करके फाइनेंस मिनिस्ट्री बना दिया एज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिसइन्वेस्टमेंट का एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया, जिसका नाम बाद में क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये था हमारा, और इसका नाम क्या रख दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और ये कब से अप्लाई हुआ? फ्रॉम 4 अप्रैल 2016 से। क्लियर है? तो इनमें से अभी इस तरह से क्वेश्चन है, हो सकता है कोई और डेट देके आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारे 407 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 408। विच सोर्स इज मोस्टली यूज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा? अनएम्प्लॉयमेंट डेटा लेने के लिए कौन सा सोर्स यूज किया जाता है? CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसका यूज किया जाता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हम इससे बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका CSO है, यानी कि सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो NSO है, दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया है? नया डिपार्टमेंट बना दिया गया है NSO, यानी कि नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। कब बनाया गया है? 23 मई 2019 को। यानी कि अब CSO NSO अलग अलग नहीं है, दोनों को कंबाइन करके क्या बना दिया गया है? NSO, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, और कब हुआ ये? 23 मई 2019 को। प्रीवियसली ये 2 डिपार्टमेंट थे, NSSO एंड CSSO। NSSO क्या करता था? ये कंडक्ट करता था सोशल इकोनॉमिक सर्वे ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल कंजम्पशन, हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये डेटा हर 5 साल में अपडेट करता था, उसके ऊपर रिसर्च करके सर्वे करता था। लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग, डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट, ये 10 ईयर में एक बार इसके ऊपर डेटा रिलीज करता था। फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, यानी कि बहुत सारे इसके काम थे, लेकिन ये सारे काम कौन कर रहा है? मिलके एक ही ऑर्गेनाइजेशन। CSO क्या करता था? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल एक्टिविटी इन द कंट्री, फॉर इवॉल्विंग एंड मेंटेनिंग स्टेटिस्टिकल स्टैंडर्ड। इट्स एक्टिविटी इंक्लूड compilation of national account, conduct of annual survey of industries and economic census,
compilation of index of industrial production as well as consumer price indices। ये सारे काम करते थे, लेकिन अभी दोनों के जो अलग अलग काम थे इसको एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जिसको क्या कहा गया है, NSO, यानी कि नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। कब चेंज हुआ है? 23 मई 2019 को। क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 409। द मोस्ट रिग्रेस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, लिक्विडिटी का मोस्ट रिग्रेस टेस्ट कौन सा है? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, सबसे ज्यादा ये है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे क्विक रेशो, देन करंट रेशो। जो आइडियल एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो होता है वो होता है 1:2, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो इज इक्वल टू कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, तीनों को ऐड किया, एब्सोल्यूट एसेट बन गया, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। स्टैंडर्ड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होता है? 1:2। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 410। द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अ शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करता है तो वो किस तरह का एग्जाम्पल है? एक्सटर्नल एनालिसिस। देखिए इंटरनल एनालिसिस में क्या आता है? इंटरनल एनालिसिस में स्वॉट, गैप, स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, यानी कि इंटरनल इवेल्युएशन आती है, एनालिसिस आती है। अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को जानना इंटरनल। कोई भी गैप आ रहा है सेट पॉलिसी और अचीव ऑब्जेक्टिव में, उसको जान के उसके रीज़न फाइंड आउट करके रेमेडियल एक्शन देना, स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन करना, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल में क्या आता है? एक्सटर्नल एनालिसिस मीन एग्जामिन द इंडस्ट्री इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर्स, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, डायनेमिक एंड हिस्ट्री, माइक्रो स्केल। एक्सटर्नल एनालिसिस इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक, ग्लोबल, पॉलिटिकल, यानी कि सारे पहलू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सारे पहलू का जो एनालिसिस किया जाता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होती है उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या करते हैं? बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, उसको परसेंटेज में कंपेयर करके दो पर्टिकुलर डिफरेंट टाइम पीरियड के डेटा को देखते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं, और निकालने का तरीका क्या होता है? करंट ईयर माइनस बेस ईयर, और यू कैन से प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100। इस तरह से जितने भी, अगर इनकम स्टेटमेंट का कंपैरेटिव बना रहे हो तो इनकम स्टेटमेंट के सारे आइटम को कैलकुलेट करते हैं, अगर बैलेंस शीट का बना रहे हो तो बैलेंस शीट के सारे आइटम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल स्टेटमेंट। इसमें क्या करते हैं? इसमें अगर आप इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स को 100 एज्यूम करके, यानी कि 100% एज्यूम करके सारे के सारे डेटा को सेल्स के कंसर्न में परसेंटेज में निकालते हैं, यानी कि फिक्स कॉस्ट सेल का कितना परसेंटेज है, वेरिएबल कॉस्ट सेल का कितना परसेंटेज है, सारी चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट की जाती है। और अगर बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ को 100 मान के सारे के सारे आइटम को उस पर्टिकुलर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी देखा जाता है कि टोटल एसेट का कितना करंट एसेट है, टोटल एसेट का कितना नॉन करंट एसेट है, टोटल एसेट का कितना क्या चीज़ है, इस तरह से लायबिलिटी का कितना क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें देख के कंपेरेटिवली डिसीजन लिए जाते हैं। और ये किस में हेल्प होते हैं? मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइम पीरियड का डेटा कंपेयर करके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मैचअप किया जाता है। क्लियर? नाउ क्लियर है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।